नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। राहुल गांधी गए हुए हैं पंजाब बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए और नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं बिहार चुनाव प्रचार के लिए। अब अपनी अपनी प्राथमिकता, अपनी अपनी प्रायोरिटी, किसी को बाढ़ पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, किसी को बिहार में चुनाव दिखाई दे रहा है। और बिहार में जो जा रहे हैं पूर्णिया में, वो एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। ये ऐसा हवाई अड्डा है जिसके होने की बात पहले ही की जा चुकी है। पहले ही इसका श्रेय लिया जा चुका है कि पूर्णिया में हमने हवाई अड्डा बनवा दिया, बना नहीं था, अब बन गया है तो उद्घाटन करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ पटना से एक ऐसी खबर आई है जो आपको हिला कर रख देगी। पवन खेड़ा ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पटना के पास 1050 हेक्टेयर जमीन, 1050 हेक्टेयर थोड़ी बहुत जमीन नहीं है। अगर उनकी बात मानी जाए तो इसमें 750 फुटबॉल के मैदान बन सकते हैं। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जमीन ली जा रही है, वो जमीन कैसी है इससे अंदाज लगाइए कि उस पर 10 लाख आम के पेड़ हैं। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम, गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अदानी के नाम, सब कुछ गौतम अदानी को दिया। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सांगवान के पेड़। भागलपुर के पीर पैंती में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अदानी को दे दिया। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अदानी जी को 1 रुपए में, साल का 1 रुपया 33 साल के लिए दे दी, पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। ये आज हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज ये हो रहा है। 10 लाख आम के पेड़, जरा सोच के आप देखिए, ये आम के पेड़ काट दिए जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे या फिर अडानी जी के हाथ में चले जाएंगे। जब तक कोई काम नहीं होगा तब तक इस आम पर उनका हक होगा और ये आम दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो पटना के अंदर 1050 हेक्टेयर जमीन अडानी जी को दी जा रही है। किसान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि जबरदस्ती साइन करवाया जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार और मोदी जी की सरकार मिलकर किसानों से छीनकर 1050 हेक्टेयर जमीन अडानी जी को दे रही है और मोदी जी का विरोध ना हो सके इसके लिए किसानों को किसी भी हालत में उनकी सभा तक, उनके आसपास तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह सारा खेल चल रहा है इस देश के अंदर। जाते हैं मोदी जी बनारस तो बनारस के आसपास कई जिलों के नेता, जो कांग्रेस के नेता हैं, सपा के नेता हैं, उनको नजरबंद कर दिया जाता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं, उनको नजरबंद कर दिया जाता है। उसके बावजूद अपने ही लोकसभा क्षेत्र में जो सड़क पर निकलते हैं, रोड शो करते हैं, वो पूरी तरह से फ्लॉप होता है। मणिपुर जाते हैं तो बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है पूरी सड़क पर। बात आती है कि इतनी बारिश में भी मोदी जी पहुंच गए, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश में नदी तैर के पार किए हों। यह खबर चलाई जा रही थी गोदी मीडिया पर कि इतनी बारिश के बावजूद मोदी नहीं रुके। अरे भैया, हेलीकॉप्टर से गए और उसके बाद 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के गए तो बारिश कौन सा, वो भीग रहे थे। भीग तो वो बच्चे रहे थे जिनको छाता लेकर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया था मोदी जी का स्वागत करने के लिए। इतना सारा संकट मणिपुर में 2 साल झेला लोगों ने, लेकिन किसी पीड़ित से मिलने नहीं गए। बैठ गए, स्कूल के 4 बच्चों से गाना गवाया गया उनकी स्वागत के लिए, क्योंकि युवाओं ने तो गाना गाने से, उनका स्वागत करने से मना कर दिया था। और अब जा रहे हैं बिहार। पटना गए थे, पटना में भी रोड शो निकाला था, वहां भी कोई खास भीड़ तो आई नहीं सड़क पर।
और अब जा रहे हैं फिर से एक बार माहौल बनाने के लिए, लेकिन उसके पहले कल गए थे आसाम। और आसाम की एक रैली में, जनसभा में साफ साफ कहते क्या हैं कि बॉर्डर इलाके में घुसपैठियों के माध्यम से डेमोग्राफी बदलने की सुनियोजित साजिश चल रही है। और यह बात ट्विटर पर भी पोस्ट करते हैं। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आसाम में राज्य सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, पूरी बीएसएफ आपकी है, सेना आपकी है, तो ये घुसपैठिए आ कहां से रहे? ऐसा कौन सा शासन आप करते हैं कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं? कल भारत पाकिस्तान का मैच हुआ तो सारे लोग शोर मचाना शुरू किए कि राजीव शुक्ला करा रहे हैं, कोई बीसीसीआई को गाली दे रहा है। अर्णव गोस्वामी पागल होकर सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर से सवाल पूछ रहा है। अरे राजीव शुक्ला की औकात क्या है भाई? भारत सरकार ना चाहे तो उनका वीजा ना बने दुबई जाने का। टीम की तो बात ही छोड़ दीजिए। सुनील गावस्कर से कोई इंटरव्यू ले रहा था और उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि सरकार चाहती थी कि मैच हो, इसलिए मैच तो होगा। मैं आप लोगों की भावनाएं समझता हूं, लेकिन सरकार चाहती थी मैच हो तो मैच तो होगा। लेकिन उस सरकार से, उस अमित शाह से, उस जय शाह से जो आईसीसी के चीफ हैं, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा तो राजीव शुक्ला से पूछा जाएगा, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर से सवाल पूछा जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश की गोदी मीडिया कहां चली गई है जब यहां सवाल नहीं पूछ सकते, जब यहां सरकार को डिफेंड करने पे लगे हुए हैं भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के लिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अमित शाह जी का एक इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे थे कि हो सकता है हम ऐसा कर दें कि पाकिस्तान ही अलाउ ना हो, पाकिस्तान को मैच खेलने नहीं दिया जाए। और हो ये रहा है कि भारत जाकर पाकिस्तान से मैच खेल रहा है। पहलगाम में एक तरफ आपके लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन आप जाकर मैच खेल रहे हैं। खैर, उसके बाद तमाशा हो गया, हाथ नहीं मिलाया। अरे हाथ नहीं मिलाया, पैर नहीं मिलाया, पहलगाम के शहीदों को समर्पित कर दी जीत। जीत समर्पित करने से क्या होता है? बीसीसीआई ने जो पैसा कमाया है वो पैसा जरा सा उठाकर दे दे पहलगाम के शहीदों को, तब हम माने कि दिल में कोई भावना थी। जहां पैसे का मामला होगा वो तो सब अडानी जी को दिया जाएगा। बिहार में जमीन दी जाएगी, महाराष्ट्र में जमीन दी जाएगी, उड़ीसा में दी जाएगी, आसाम में जमीन दी जाएगी, और जमीन के मुद्दे ना उठें इसलिए सब कुछ गोल गोल, कभी घुसपैठिए कभी मुसलमान में घुमाया जाएगा। उसी आसाम के अंदर तिनसुकिया में लोग आंदोलन कर रहे थे। मोरन लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद 100 दिन के अंदर, 3 महीने 10 दिन होते हैं 100 दिन में, 100 दिन के अंदर मोरन लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया जाएगा। आज 11 साल हो गए, मोरन लोग पूछ रहे हैं, और वो तो हिंदू हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारा आदिवासी का दर्जा कहां है। लेकिन मोदी जी आसाम जाते हैं, भाषण देते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ खड़े होकर, और वहां पर सिर्फ बात करते हैं घुसपैठियों की। ये बात नहीं करते हैं कि असम के जो मूल निवासी हैं मोरन, उनको उनका अधिकार कब मिलेगा, उनको आदिवासी का दर्जा कब दिया जाएगा। ऐसे ही बिहार में जाएंगे, घुसपैठियों की बात करेंगे, एसआईआर की बात करेंगे, मेरी मां का अपमान कर दिया ये बात करेंगे। कल तक राम जी के भक्त थे, उसके बाद उड़ीसा में चुनाव आया, जगन्नाथ के भक्त हो गए, और अब कह रहे हैं मैं शिव जी का भक्त हूं, सारा गरल पी जाता हूं, सारा जहर पी जाता हूं। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। मुझे कितनी भी गाली पड़ती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर गाली को मुद्दा बनाते क्यों हैं? एक सड़क चलता लड़का गाली देता है, उस पर बिहार क्यों बंद करवाते हैं? अगर फर्क नहीं पड़ता तो गिनते क्यों रहते हैं कि 100 गालियां दे दी, 20 गालियां दे दी, पहले 1 गाली देते थे, अब 20 गाली देते थे। और गालियों की शुरुआत किसने की है भारतीय राजनीति में, यह बताने की तो जरूरत है नहीं। तो ये सारी बातें उठाई जाएंगी बिहार के अंदर, लेकिन इस बात का जवाब एकदम नहीं दिया जाएगा कि बिहार में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी आगे पीछे करके सत्ता में है, नीतीश कुमार सत्ता में है, 20 साल में लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया गया।
20 साल सत्ता में रहने के बाद भी लालू लालू गाते रहते हैं। आज जो 24, 25, 30 साल का लड़का होगा, लड़की होगी वहां पर, उसको तो पता भी नहीं होगा लालू राज कैसा था, लेकिन लालू लालू गाते रहते हैं। अब तक कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर नौकरी ना करनी पड़े? अब तक कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि हर साल आने वाली बाढ़ से बिहार को निजात मिल सके? अब तक कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि बिहार प्रगतिशील राज्यों में शामिल हो सके? हाथ उठा उठाकर 30,000 करोड़ दे दूं, 10,000 करोड़ दे दूं, 40,000 करोड़ दे दूं कर रहे थे। कितने हजार करोड़ आपने दिए, और जो 1000 करोड़ आपने दिए उससे बिहार में क्या विकास हुआ, जरा ये बताइए। जरा ये बताइए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, जबकि नीतीश कुमार आपके समर्थक वहां पर मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार में आप शामिल हैं। दरअसल ये मैं नहीं कह रहा कि बिहार चुनाव में एनडीए पीछे चल रहा है, ये मैं अभी नहीं कह रहा, मेरे पास कोई सर्वे ऐसा नहीं है। और यह भी सच्चाई है कि बिहार में जो राजनीति है वो तभी खुलेगी जब वहां पर गठबंधन फाइनल होगा, किसको कितनी सीटें दी जा रही हैं। लेकिन यह जरूर है कि इस बार एनडीए में खींचतान बहुत है। एक पूरा हिस्सा यह मानता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है ऐसा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की बीमारी की खबरें, उनके अस्वस्थ होने की खबरें बिहार में फैल रही हैं। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे, ये बात लोगों के बीच में और गहरे जाती है, तो बीजेपी को नुकसान अच्छा खासा हो सकता है। साथ में पहले पासवान साहब कह दिए हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। पासवान साहब का नीतीश जी से 36 का आंकड़ा है, चिराग पासवान साहब का। और अब जितन राम मांझी कह रहे हैं कि हमको कम से कम 15 सीटें चाहिए, अगर 15 सीटें नहीं मिली तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी बहुत सीधा सा मामला है, खींचतान चल रही है। उधर अगर महागठबंधन की बात करें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की बात करें, तो भी सीटों की खींचतान तो चलेगी। एएमआईएम अलग से डिमांड कर रहा है, ओवैसी साहब की पार्टी अलग से डिमांड कर रही है कि उसको गठबंधन में लिया जाए। कांग्रेस या आरजेडी अभी इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे नहीं रहे हैं, तो गठबंधन में भी खींचतान चलेगी। उसके बाद ही मालूम होगा कि बिहार में कौन आगे है कौन पीछे। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि 11 साल केंद्र की सत्ता और 20 साल राज्य की सत्ता के बावजूद बिहार में विकास का कोई ऐसा काम नहीं कर पाए बड़ा, जिसको लेकर बिहार में चुनाव लड़ सकें। चुनाव लड़ा जाएगा तो यही घुसपैठ, ये मां को गाली दे दी, फला कर दिया, ढिमका कर दिया, इन्हीं सब पे अब बिहार की जनता इन्हीं सब पर वोट देती है या फिर विकास पर सवाल पूछती है, ये तो देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।